नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ जीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो पहले भी हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे दोस्तों। आपके बीसीएस जो बीपीएससी पीसीएस हो या बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, उसके लिए भी पेपर 1 के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं। अभी पीसीएस का तो आप जानते हैं एग्जाम एकदम नज़दीक में होने वाला है, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 से 58 तक हमने पिछली वीडियो में किया था। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। 59 है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। मतलब कौन सी घटना है इस चारों में से, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना या सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन का आना, ये जालियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था उसके पूर्व घटी थी, उससे पहले हुआ था। तो आप बताइए। देखिए, असहयोग जालियांवाला बाग का हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को, आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम मई में होगा। और 13 अप्रैल तो पिछला मंथ है, तो करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो बाद का है। रॉलेट एक्ट का बनना, ये बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट ही बना था, जो काला कानून ही जो बना था, इसी के विरोध का, इसी का जो विरोध चल रहा था। तो बैसाखी के दिन बहुत सारे लोग तो थे जलियांवाला बाग में अपना जमा थे और एक प्रकार का मतलब जनसभा कर रहे थे। उसी में आप जानते हैं जनरल डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया और बहुत सारे लोग उसमें देहांत हो गया। ओके, तो क्या 59 का बी हो जाएगा। ओके, 59 का बी, रॉलेट एक्ट का बनना। साइमन कमीशन 1927 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था। इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। सांप्रदायिक अवार्ड 1930 का घटना है। 60 देखते हैं, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। इसमें से कौन है जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद या मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे ये खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे, ध्यान रखेंगे। 60 का बी। 61, स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है तो 1923 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी 1923 में इसकी स्थापना होती है। क्यों होती है तो जब 1922 में असहयोग आंदोलन, गांधी जी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। क्यों? चोरा चोरी कांड हो जाता है। चोरा चोरी कांड के कारण 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। इसी के कारण 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो हमसे पूछ रहा है किसकी असफलता के बाद हुई स्वराज पार्टी की स्थापना, तो असहयोग आंदोलन। 61 का ए। देखिए, आंसर तो जरूर है असहयोग आंदोलन दोस्तों, लेकिन और तो चारों ऑप्शन होता है। मान लीजिए कोई चीज़ आपको पता भी न हो, लेकिन ऑप्शन यदि आपको पता हो तो रिजेक्शन से भी आप बना सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे बड़ी तो आप बेनिफिट यही कह सकते हैं कि आपको कोई चीज़ अगर पता भी ना हो, कोई किसी का आंसर पता भी ना हो, लेकिन आप पढ़ें, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पढ़े होते उससे रिलेटेड, तो आप ऑप्शन रिजेक्शन के प्रोसेस से ऑप्शन को रिजेक्ट कर करके कम से कम ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, नहीं तो होगा, ऐसे 3-4 को आप 2-3 को तो हटा ही देंगे, आप जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का ये सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आपको पढ़ना चाहिए, सारे ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन पता है, तो नमक कानून के विरोध किए थे गांधी जी। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचे थे साबरमती से, नमक कानून का विरोध किए थे, इसी से सभी ने आगे आंदोलन स्टार्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसके बाद स्टार्ट हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी जब चंपारण बिहार आए थे तब स्टार्ट किए थे। सभी के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। 62, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। पूर्ण स्वराज जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो प्रस्ताव लाया गया था लाहौर कांग्रेस में, ये कब तो 1929 में। 1929 में पढ़े होंगे। 1929 में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं 1929 में। ओके, लाहौर अधिवेशन की उस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू ही किए थे। तो 62 का बी। 63, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। देखिए, खुदाई खिदमतगार ये नाम अपने आप में यूनिक नेम है। ये खान अब्दुल गफ्फर खान से ही रिलेटेड रहता है, उन्हीं के साथ ही जाता है, खान अब्दुल गफ्फर खान। तो किसने संगठित किया खुदाई खिदमतगार को? खान अब्दुल गफ्फर खान को। और खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तो 63 का ए। 64, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था।
देखिए जो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें इसको आप कह सकते हैं नेता विहीन, मतलब लीडरलेस मूवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि मेन जो भी लीडर थे इंडिपेंडेंस के सबको जेल में डाल दिया गया था, और सबको अलग अलग जेल में डाला गया था। जैसे राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था, महात्मा गांधी को अलग जेल में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को अलग जेल में रखा था। सबसे क्वेश्चन कभी न कभी पूछा गया है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था। ओके, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से एक और क्वेश्चन बन सकता था कि उस समय इंडिया का वायसराय कौन था, उस समय ब्रिटिशर्स की तरफ से भारत में वायसराय कौन था, तो लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो थे, ये आपको पता होना चाहिए, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। 65 देखते हैं, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। डायरेक्ट इसको ध्यान रखिए, बाबू महेश्वर प्रसाद जो बिहारी समाचार पत्र था उसके संपादक थे। 66, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में, 1912 में अलग हुआ था। 22 मार्च को बिहार ने अपने हाल ही में अपना 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया है, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस ही मनाते हैं। और 2022 का हो सकता है थीम पूछ लिया आपका बिहार दिवस का, तो जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली जो है इस बार का थीम था बिहार दिवस का, जल जीवन हरियाली, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 67, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? देखिए फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो पुनपुन। कौन? पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। 68, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसान क्वेश्चन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का पूछा है तो हाजीपुर। कहाँ? हाजीपुर में। 69, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं। बिहार के जो अधिकांश क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी। क्या है? यहाँ पर है कछारी। 70, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? कह रहा कौन गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? देखिए गंगा में बाएं से, इधर से देखें तो सोन मिलती है, पुनपुन मिलती है, सोन, पुनपुन, फल्गु, ये नदी में सब मिलती है, ठीक है, दाएं तरफ से। और बाएं तरफ से देखें तो इधर घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सब नदी बाएं तरफ से मिलती है। यहाँ हमसे पूछते हैं बाएं से कौन नहीं मिलती है, तो सोन नदी जो है नीचे से मिलती है, दाएं तरफ से मिलती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 70 का डी, सोन नदी। क्या होगा आंसर? 70 का डी। ये गोमती, घाघरा, कोसी ये सब बाएं से मिलती है, और नीचे पुनपुन है, फल्गु है, पुनपुन, फल्गु, सोन नदी ये सब दाएं तरफ से मिलती है, कर्मनासा। 71, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? रेगुर मिट्टी जिसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मिट्टी होता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है रेगुर? ये आपको महाराष्ट्र में, गुजरात के आसपास मिलेगा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के क्षेत्र में, तो यहाँ हमारे पास महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र ऑप्शन जाएगा। 72, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच में है, 72 का बी। 73, गुलाबी क्रांति संबंधित है, जो आपका कह रहा है पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? कपास से नहीं, कपास से क्या है? तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इसे, लहसुन से नहीं है, अंगूर से, प्याज से। किससे है? तो प्याज से। जो गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। ओके, 73 का डी। 74, बेला डीला खान किस खनिज से संबंधित है? देखिए खान और उससे रिलेटेड जो भी क्षेत्र है वहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो खनिज के बारे में अच्छे से थोड़ा पढ़ लें। बेलाडीना खान, एक तो बेलाडीना खान और खेतरी जो तांबा का खान है राजस्थान में, उसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। यहाँ पूछा बेलाडेला खान, तो यह लौह अयस्क के लिए फेमस है। बेलाडेला खान लौह अयस्क के लिए फेमस है, कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, याद रखें, छत्तीसगढ़ में है बेलाडेला का खान, लौह अयस्क के लिए फेमस है। और खेतरी तांबे का है, तांबे का खान है, कहाँ पर? राजस्थान में, उससे बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी आप अपना देख लें। 75, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इसमें से कौन है जो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई जो है भारत का नेचुरल पोर्ट नहीं है, कांडला नेचुरल पोर्ट है, और कांडला का नाम बदल दिया गया है, कांडला का नया नाम रखा गया क्या? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ये भी ध्यान रखें। आंसर तो हमारा बी होगा। पारादीप कहाँ है? तो पारादीप उड़ीसा में है, मुंबई में। ओके। 76, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में है, और मंगोलिया की राजधानी भी ध्यान होना चाहिए उलान बटेर। 77, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत धारा है? देखिए आपको पूछ रहा है कौन इसमें से कोल्ड स्ट्रीम है। कोल्ड स्ट्रीम मतलब शीत धारा, इसमें से कौन है? ये आपका स्ट्रीम दिया हुआ है जो आपका
शीत धारा है, कोल्ड स्ट्रीम है, तो पेरुवियन हर्बोल्ट जो होता है एक शीत धारा है। इसके अलावा जो है कुर्सियो, ब्राज़ील और गल्फ स्ट्रीम, ये सब है अपने आप में हॉट स्ट्रीम है। तो पेरुवियन 77 का ए क्वेश्चन आता है यहाँ से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन आएगा। 78 निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? कह रहा है कहाँ पर है? एक्सटेंडेड मतलब बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो यह है कॉन्गो घाटी में। कहाँ पर? इक्वेटर के पास। इक्वेटर आप जानते हैं 0 डिग्री इक्वेटर के पास होगा, 0 डिग्री अक्षांश के पास, ये मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाएंगे मैक्सिमम। तो 79 का ए कॉन्गो घाटी। मरे डार्लिंग कहाँ है? तो मरे डार्लिंग नदी मतलब ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा यहाँ से पास करता है, तो यहाँ से नहीं हो सकता है। उष्णकटिबंधीय कॉन्गो घाटी, कॉन्गो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, ये सब जो है आपका इक्वेटर पे है। तो 79 का ए। 80 कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ध्यान रखेंगे। 80 का सी। 81 भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जहाँ भी फेडरल भारत क्या है? फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पर संघनात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में है कि दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है, कहीं पर प्रावधान है। यूएसए में भी फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कहाँ से लिया गया है? पार्लियामेंट्री है, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, तो भारत में भी क्या है? तो एकल नागरिकता है। 81 का ए ध्यान रखें, नहीं तो बहुत को क्या लगता है, ये तो डायरेक्ट आपसे बता दे कि एकल नागरिकता है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता है, तो सबको यही ध्यान रहता है कि फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका के बारे में तो सब बहुत चीज़ जानता है, लेकिन वहाँ गलत हो जाता है। ध्यान रखिए, भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है और ब्रिटेन से लिया गया है। 81 का ए। 82 विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। 83 फ्लाई ऐश एक नया पॉल्यूटेंट बन चुका है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश कहाँ से उत्पन्न होता है? देखिए फ्लाई ऐश क्या होता है, तो कोयला को जलाने के बाद जो उसका राख बचता है उसी को हम कहते हैं फ्लाई ऐश। ये अपने आप में एक बहुत बड़े पैमाने पर आप समझिए कि पॉल्यूटेंट ये बन रहा है। पॉल्यूटेंट में ये इसका बहुत बड़ा रोल है। ये थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, कैसे? कोयला को ही हम जलाते हैं, उससे पानी गर्म करते हैं और उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में फ्लाई ऐश सबसे ज़्यादा अधिक उत्पन्न होता है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब साइंस से क्वेश्चन है। देखिए साइंस से तो आसानी क्वेश्चन रहता है, तो थोड़ा देख लेते हैं साइंस का क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। लिम्फोसाइट होता क्या है? तो लिम्फोसाइट देखिए WBC, हमारे पास जो ब्लड में सेल्स होता है आप पढ़े होंगे, RBC है, WBC है, प्लेटलेट है। तो WBC जो व्हाइट ब्लड सेल है, इसके अंदर कई सारा कर्पस्कल्स है, ये भी कई सारे सेल्स का बना होता है, जिसमें एक होता है एसिडोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। 5 प्रकार का इसके अंदर सेल होता है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट एक प्रकार का क्या है? तो WBC है, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ से पूछा है कि इसका निर्माण कहाँ होता है? तो कोई भी ब्लड का सेल्स हो, ये कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। 84 का बी करेक्ट आंसर होगा। 85 इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीनिशियस हार्मोन है। इंसुलिन इज बड़ी कॉमन क्वेश्चन है, और इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इंसुलिन एक क्या है? तो पेप्टाइड हार्मोन है, या प्रोटीनिशियस हार्मोन इसको बोलते हैं, मतलब पेप्टाइड है, प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो पेनक्रियाज, जो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के बीटा सेल में, पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन बनता है। पेनक्रियाज में 2 प्रकार का सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल है। तो 5 प्रकार का सेल है, लेकिन 2 हमको याद ध्यान रखना है, 2 ही, अल्फा और बीटा। अल्फा ग्लूकागोन का निर्माण करता है और बीटा इंसुलिन का निर्माण करता है। ओके, ये इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन जो आपका शुगर को जो है, या कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन ग्लूकोज जो है आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यही किसी में पेनक्रियाज खराब हो जाता है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है सही से, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाता है और सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है, जिसके कारण कि यदि यूरिन में या कहीं और किसी और थ्रू से थूकता भी है तो वहाँ पर चींटी लग जाता है, क्योंकि उसके लार में अधिकतर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है,
यूरिन अगर पास करता है कहीं इधर उधर तो मान लो वहाँ चींटी लग जाता है, क्योंकि बहुत सारा जो है हमारा शरीर फिल्टर सही से नहीं कर पाता है, किडनी भी खराब होने लगता है, तो ग्लूकोज बाहर चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ हो गया उसको। ओके, तो इंसुलिन के गड़बड़ी के कारण ही होता है। तो इंसुलिन ध्यान रखिए एक प्रोटीन है, फैट नहीं है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन क्या है, तो एक प्रोटीन है। 86 यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग मॉडुलस का आपका एसआई मात्रक पूछ रहा है। देखिए, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डायरेक्ट। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, आसान भी कर सकते हैं, यदि ये आता है तो आसान है, नहीं तो डिफिकल्ट हो ही जाएगा। देखिए, यंग मॉडुलस का आपके एसआई फॉर्मूला पूछ दिया है, एसआई मात्रक पूछा है, इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, लेंथ अपॉन लेंथ है, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है नहीं, यूनिट लेस होता है। लेकिन स्ट्रेस क्या है, कहते हैं ना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, तो स्ट्रेस एक प्रकार का क्या है, प्रेशर है। स्ट्रेस एक प्रकार का क्या है, प्रेशर है। ओके, और प्रेशर का यूनिट हम जानते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। एरिया का यूनिट क्या है, तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही यंग मॉडुलस का भी यूनिट होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है 85 का सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है, फॉर्मूला पता होगा तभी आप उसको बना सकते हैं। 87 जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का गुणनफल क्या होता है, तो आपका ये होता है फोर्स। क्या देगा, फोर्स देगा। 87 का ए। 88 श्रव्य प्रेशर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। हियरिंग में मतलब जो आप बोलते हैं या जो किसी आवाज़ को हम सुनते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो ये बचपन में ही पढ़े होंगे। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। कितना, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। और हर्ट्ज किसका यूनिट है, तो फ्रीक्वेंसी का। हर्ट्ज किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। ओके। 89 समुद्र नीला प्रतीत होता है। वाई डज सी अपीयर्स ब्लू। सी जो है आप ब्लू क्यों अपीयर्स होता है, तो अब बताइए। देखिए, आकाश के परावर्तन तथा जल के कोनों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। एक तो आकाश के जो रिफ्लेक्शन होता है और जल के एंगल्स के द्वारा जो प्रकाश का परिकिरण मतलब स्कैटरिंग होता है उसके कारण भी होता है। एक आपको पता होगा, कभी पढ़े होंगे, विबग्योर, VYVGYOR। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ से इधर जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, लेमडा वेवलेंथ बढ़ता है। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ता है। और एक फॉर्मूला है कि स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। कौन सा लाइट कितना ज़्यादा स्कैटर्ड होगा वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका लेमडा वेवलेंथ सबसे कम होगा वो उसका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए, ब्लू लाइट का लेमडा कम है और रेड का लेमडा ज़्यादा है। तो ब्लू का लेमडा कम है, ब्लू का वेवलेंथ कम है, तो इसका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है। रेड का लेमडा ज़्यादा है, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए उसका स्कैटरिंग कम होता है। इसलिए रेड लाइट को हम ट्रैफिक सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि अधिकतर जो ट्रेन में सिग्नल्स का अधिकतर इस्तेमाल तो ट्रेन में होता है। बहुत दूर से ही अगर सिग्नल रेड लाइट अगर जल रहा है तो उसको पता चल जाता है, वो ट्रेन को धीमा कर लेता है। तो क्योंकि उसका लाइट जो है स्कैटर्ड नहीं होता है, फैलता नहीं, बिखरता नहीं है। वही ब्लू लाइट का यूज़ करता है तो दूर से पता ही नहीं चलता है, एकदम लाइट बिखर जाता है एक प्रकार से ब्लू लाइट। और रेड लाइट एक ही जगह रहता है, इसलिए रेड सिग्नल में हम लोग किसका, रेड लाइट का यूज़ करते हैं। और ब्लू क्यों दिखाई देता था, स्कैटरिंग के कारण। 90 देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें हैवी वाटर का यूज़ किस प्रकार से होता है, किस चीज़ में होता है, तो मंदक रूप में। किस में होता है, मंदक रूप में। टू स्लो डाउन द स्पीडी न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स होता है वहाँ पर हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स होता है, हाई वेलोसिटी में जो न्यूट्रॉन्स होता है उसके स्पीड को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम हैवी वाटर D2 का इस्तेमाल करते हैं मंदक रूप में। ओके। 91 देखते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए, यूनिवर्स का बात पूछा है तो यूनिवर्स में सबसे अधिक क्या है, तो हाइड्रोजन है। यूनिवर्स में सबसे अधिक क्या है, तो हाइड्रोजन है। हाँ, अपने एटमॉस्फेयर में पूछता कि वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है, तब नाइट्रोजन होता। ब्रह्मांड में पूछा तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। सूर्य पर जो सनलाइट जो है, सूर्य पर एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। कहाँ होता है, वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनता है, हीलियम बनता है। ओके। नाभिकीय संलग्न, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहाँ पर, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलग्न होता है। हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनता है, हीलियम बनता है।
और सूर्य तो पृथ्वी से भी बड़ा है, सूर्य तो पृथ्वी से भी बड़ा है, तो समझ सकते हैं कि सूर्य पर कितना ज़्यादा हाइड्रोजन है, कितना ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ब्रह्मांड की बात करें तो हाइड्रोजन है, और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो नाइट्रोजन। तो हमसे ब्रह्मांड में पूछा है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन। 91 का ए। 92 देखते हैं। संचार में प्रयुक्त, संचार में प्रयुक्त, एक मिनट, संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ट्रांसमिशन में, आज इंटरनेट का ज़माना है, ये जो कहीं से कहीं, आपको पता है कि ये जो इंटरनेट आ रहा है, आपको अपने यहाँ तो वाईफाई से आप ले लेते हैं, तो शॉर्ट एरिया है तो वाईफाई वगैरह या नेट से आ जाता है। लेकिन इंटरनेट जो है, जो शुरुआत में चला था, आपको अधिकतर जो इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, अमेरिका से होता है, और वहीं से चल रहा है। तो फिर वहाँ से, या सब चीज़, कोई भी चीज़ आप डाटा आप खोजते हैं तो ये आसानी से आपको मिल जाता है गूगल पे या कहीं से। ये कहीं तो कहीं स्टोर तो होगा कहीं ना कहीं, ठीक, कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ये आपके पास पहुंचता है कैसे, यही ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, ऑप्टिकल फाइबर बड़े पैमाने पर समुद्र के अंदर भी बिछाया गया है, पूरे दुनिया में बिछाया गया। इसी कारण से हम कोई भी डाटा कहीं से भी आराम से ले लेते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर किस चीज़ पे काम करता है, इतना क्विक आपको कोई भी आंसर वगैरह मिल जाता है, नेट पे खोजते हैं, कुछ भी खोजते हैं आपको मिल जाता है। कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, कोई चीज़ कहीं ना कहीं रहता है तब तो आपको मिल पाएगा, जो चीज़ कहीं है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सब चीज़ स्टोर है। तो ये मिलता कहाँ से, तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। इसमें जो ट्रांसमिशन होता है बहुत क्विक होता है, लाइट के स्पीड से भी यहाँ से ट्रांसमिशन होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में ये किस टेक्निक पे काम करता है, तो ये है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पे काम करता है, तो TIR पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। कभी 11वीं-12वीं में लाइट चैप्टर अगर पढ़े होते तो वहाँ इस चीज़ को बारे में बताया जाता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। 92 का डी। नेक्स्ट है 93, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास कहिए या मास नंबर कहिए, एटॉमिक मास कहिए या मास नंबर कहिए, बात बराबर ही है। तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है, किसका एडिशन है, तो एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर जो एलिमेंट है, क्या क्या है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है आपका पार्टिकल है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन क्या होता है, मास नंबर होता है। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या होता है, 8-16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, मास नंबर कितना है, 16 है। ये 16 हमें क्या बताता है, 16 हमें बताता है तो कि ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितना है, 8 है, न्यूट्रॉन कितना है, 8 है। ये प्रोटॉन कहाँ से निकाल लिए, तो कोई भी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मतलब जिसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल मास नंबर से हम उसके प्रोटॉन को घटा देते तो हमको न्यूट्रॉन दे देगा। ओके, इसलिए 16, 8 + 8 16, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन है। 94, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। जो एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का क्या है, तो नाइट्रोग्लिसरीन एस्टर है, क्या है, एस्टर है। एस्टर क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप है अपने आप में, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है। 94 का डी। नेक्स्ट देखते हैं साइंस का क्वेश्चन, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। 95, निम्नलिखित में से कौन सी मीठी शर्करा है, स्वीटेस्ट शुगर। आपसे पूछा है मीठी शर्करा कौन है, स्वीटेस्ट शुगर कौन है, तो फ्रक्टोज कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जिसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं, स्वीटेस्ट शुगर होता है। 95 का डी। 96, टीफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, टीफ्लॉन। टीफ्लॉन देखिए एक पॉलीमर है, टीफ्लॉन क्या है, एक पॉलीमर है। इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्रा या टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्रा इसको ऐसे ही बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोइथीन, एथिलीन, इथाइलीन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन टीफ्लॉन। टीफ्लॉन का मतलब कॉमन नेम क्या है, तो आपका सामान्य नाम टेट्राफ्लोरोइथीन। 97, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है, तो मीथेन। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है, CH4, आसान है। 98, कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में किस एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4 का यूज़ करते हैं। 98, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अतिशोधक है। इसमें से सबसे बढ़िया अतिशोधक कौन है, तो सक्रिय नारियल कोष्ठ कोयला। कौन है, सक्रिय नारियल कोष्ठ कोयला, ध्यान रखें। 100, पानी का हिमांक बिंदु क्या है। हिमांक बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए
पानी का आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। फ्रीजिंग पॉइंट सबको ध्यान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो वाटर 0 डिग्री में फ्रीज भी कर जाता है और वहीं पर मेल्ट भी करना स्टार्ट कर देता है, तो वही कॉमन पॉइंट होता है 0 डिग्री से। लेकिन देखिए आपको सब क्या है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में तो दिया नहीं हुआ है। तो दो तरीका से, या तो यदि आपको याद है तब बना सकते हैं डायरेक्ट कि फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, नहीं तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यदि आपको फॉर्मूला पता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को याद रहता है। देखिए वाटर के लिए अलग अलग स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन है, र्यूमर है, कई सारे आप पढ़े होंगे। तो डिग्री सेल्सियस में अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है, 0 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 होता है और 212 होता है। 32 फ़ारेनहाइट होता है फ्रीजिंग पॉइंट और 212 होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन में कितना होता है, 273 होता है फ्रीजिंग पॉइंट और 373 होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कम से कम ये तीन तो आप ध्यान रखें, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करने भी आ सकता है कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, 50 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, या 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, तो 100 का क्या हो गया आपका, 100 का आपका हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डी। 101 इबोला क्या है, इबोला जब भी नाम आता है तो साथ में वायरस शब्द जुड़ ही जाता है, जैसे कोरोना वायरस कितना ये शब्द मतलब फ्रीक्वेंट हो गया है, रिलीवेंट हो गया है कोरोना वायरस। उसी प्रकार इबोला वायरस बहुत भयंकर बीमारी था, इबोला वायरस है ही कौन, अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका कंटिनेंट पे ये एक अचानक 2018-19 में फैला था और बहुत जल्द आदमी की डेथ हो जाती थी इस वायरस के कारण। अभी शायद कंट्रोल में है, तो इबोला वायरस है। 102 निम्नलिखित में से कौन स्वपोषित है, स्वपोषित का मतलब होता है ऑटोट्रॉप, स्वपोषित का मतलब होता है ऑटोट्रॉप, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना भोजन सेल्फ बनाए। तितली हेटेरोट्रॉप है, प्लांट जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म एनिमल है क्या है, तो हेटेरोट्रॉप है। तो तितली ऑर्थ्रोपोडा है, एनिमल के कैटेगरी में आता है, एनिमल किंगडम इसको पढ़ते हैं, हेटेरोट्रॉप है, हो नहीं सकता है। शैवाल, बिल्कुल शैवाल क्या है, एल्गी है, एल्गी कई प्रकार का एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, तो वो सब क्या है आपका मैक्सिमम स्वपोषित है, ऑटोट्रॉप है। मशरूम फंजाई होता है, जिसको आप कवक बोलते हैं, फंजाई, ये सब क्या है पैरासाइट होता है कुछ, और हेटेरोट्रॉप है। टिड्डा एनिमल है, हेटेरोट्रॉप है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, 102 का बी। 103 पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल, आप जानते हैं क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल को पर्णहरित भी बोलते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण प्लांट अपना भोजन आसानी से लीफ में बना पाता है। लीफ को ही फैक्ट्री ऑफ द किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, प्लांट सेल का किचन क्या है, तो लीफ है उसका, वहीं पर उसका भोजन बनता है। तो क्लोरोफिल बनाने में कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, तो मैग्नीशियम, कौन सा, मैग्नीशियम। 104 वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में फैट डिजॉल्व विटामिन कौन कौन से हैं, बता सकते हैं आप, आराम से देखें। देखिए एक तो होता है वाटर सॉल्युबल, पानी में कौन कौन सा सॉल्युबल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी तो कई प्रकार का होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है, नियासिन होता है, आपका राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन बी है। और विटामिन सी का कॉमन नेम क्या है, तो स्कर्बिक एसिड। तो जहाँ भी स्कर्बिक एसिड होगा उसको तो आप काट ही दे, देखिए इसमें स्कर्बिक एसिड है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। हमसे फैट सॉल्युबल पूछा है, फैट सॉल्युबल क्या होता है, तो विटामिन ए, डी, ई एंड के, विटामिन ए, डी, ई एंड के होता है। स्कर्बिक एसिड वाला नहीं होगा, साइनोकोबालामिन वाला नहीं होगा, क्योंकि साइनोकोबालामिन किसका, विटामिन B12 का नाम है, विटामिन B12 का नाम है, तो विटामिन बी वाला भी नहीं होगा। फिर बचा हमारे पास कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, और नीचे है थायमीन, कैरोटीन और बायोटीन। तो हमारे पास कौन सा आंसर सही है, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन एंड टोकोफेरॉल, क्योंकि टोकोफेरॉल क्या होता है आपका, टोकोफेरॉल विटामिन ई है। 104 का बी। 105 संतुलन की अनुभूति किससे होती है, बैलेंसिंग आपको कैसे पता चलता है, तो बैलेंसिंग हमारे ब्रेन के थ्रू होता है। हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है जो पीछे का ब्रेन है, जिसको कहते हैं हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 प्रकार का ब्रेन है। हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है सेरेबेलम, क्या है, सेरेबेलम। एक तो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, यही हमको बैलेंसिंग प्रोवाइड कराता है। तो अनुमस्तिष्कीय संतुलन 5 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 106 हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस बी नाम सुने होंगे, हेपेटाइटिस बी।
ओके, हेपेटाइटिस हो जाता है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस, तो ये लीवर को अधिकतर इन्फेक्ट करता है। और ये हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का क्या है, तो वायरस है। हेपेटाइटिस बी क्या है, तो वायरस है। 106 का 1। तो 106 तक हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और आगे करेंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहीं भी कोई लगे कि नहीं इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, या इसमें हम नहीं समझ पाए कोई चीज़, आपको कुछ लगे कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस पर कमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, पीसीएस हो या बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट ऑफिसर, तो हम आपको नोटिफाई करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।